नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से एक नई बहस चल पड़ी है। बहस इस बात की है कि मौजूदा निज़ाम में क्या चुनाव लड़ना ठीक है, चुनाव लड़ना चाहिए या चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब एसआईआर हो रही थी बिहार में, उस समय भी ये सवाल उठा था कि जिस तरह से चुनाव आयोग ज़बरन एसआईआर करवा रहा है, वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, उस सूरत में क्या विपक्षी दल चुनाव लड़कर उस पूरी प्रक्रिया को वैध तो नहीं ठहरा रहे हैं, वैध भी ठहरा रहे हैं, और क्या वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं। क्योंकि जब सब कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उसमें उनकी जीत की क्या संभावना है। अगर जीत की संभावना नहीं है तो वो चुनाव लड़कर क्या करेंगे। और इसीलिए बीच चुनाव में एक बार बड़े हल्के स्वर में तेजस्वी यादव ने कहा था कि हाँ, हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। हालांकि महागठबंधन के या इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने इस तरह की बात नहीं कही थी। शायद उस समय इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को उम्मीद थी कि इतनी सारी धांधलियों के बावजूद बिहार में ऐसा माहौल है कि उनके पक्ष में जनादेश आ सकता है। राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा की थी और उन्हें जो रिस्पांस मिला था, उससे भी शायद विपक्षी दलों को हौसला मिला होगा कि जनता अगर चाह ले तो तमाम धांधलियों को धता बताकर वो अपना एक जनादेश दे सकती है और किसी भी साजिश को विफल कर सकती है। लेकिन अब जबकि चुनाव नतीजे हमारे सामने हैं और चुनाव नतीजे बिल्कुल एक तरफा हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन चुनाव नतीजों के पीछे केवल धांधली है। बहुत संभव है कि विपक्ष की चूक भी हो, विपक्ष ने अपने दांव सही ढंग से न चले हों, उन्हें जिस तरह की तैयारी करनी थी नहीं की हो, इस वजह से भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा हो। लेकिन ये तो बहुत साफ दिख रहा है कि इस तरह के परिणाम बड़ी धांधली के बाद ही आ सकते हैं। बड़ी धांधली की गई है और वो धांधली कई स्तरों पर हुई है। वोटर लिस्ट तो एक चीज़ है जिसमें फर्जी नाम जोड़े गए, घटाए गए, हटाए गए। बीजेपी के पक्ष में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जो चुनाव आयोग का पक्षपात जिनसे जाहिर होता है। फिर जिस तरह से चुनाव के बीच में 10,000 रुपये वहाँ की जीविका दीदियों को, महिलाओं को बांटे गए और उन जीविका दीदियों का इस्तेमाल फिर मतदान में करवाया गया, उनसे महिलाओं को और दूसरे लोगों को कन्विंस करवाया गया मतदान एनडीए के पक्ष में करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत इलेक्शन धांधली हुई, चुनावी धांधली हुई और उसमें इतने विशाल अंतर से एनडीए की जीत हुई। तो एक बार फिर से अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। क्या वो इस तरह के चुनाव में हिस्सा लेता रहे और हारता रहे? क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? उसका मनोबल टूटेगा? या अगर वो चुनाव लड़ता है तो क्या, नहीं लड़ता है तो क्या होगा? क्या उससे सत्तारूढ़ गठबंधन को खुला खेल मिल जाएगा, खुला मैदान मिल जाएगा और वो फर्जी पार्टियां खड़ी करके ये दिखाएगा कि देखो विपक्ष भी चुनाव लड़ रहा है और कुछ न कुछ पार्टियां जैसे बीएसपी है, इस तरह की पार्टियां तो आ ही जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वो तो रहेंगी ही। तो कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए, बीजेपी उस स्थिति का बेजा फ़ायदा उठा ले। तो कुछ तर्क आ रहे हैं, मैं आज उन तर्कों पर बात करूंगा। जैसे चुनाव लड़ना चाहिए, इसके पक्ष में तर्क ये है कि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए है और जनता तक पहुंचने का एक रास्ता है। फिर दूसरा है, जीत का अगर अवसर बनता है इसमें तो उससे आपकी ताकत बढ़ती है और वैकल्पिक आवाज़ आपकी खड़ी होती है। फिर बहिष्कार से सत्ता को अनियंत्रित छूट मिल जाती है। फिर तो खुला खेल है, हम किसी भी तरह से चुनाव जीत ही लेंगे क्योंकि विपक्ष तो है ही नहीं मैदान में। इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि धांधली वाले सिस्टम को इससे वैधता मिलती है।
यानी अगर इतनी धांधली हो रही है चुनाव में और आप उसमें हिस्सा ले रहे हो तो एक तरह से वो सिस्टम वैध हो जाता है कि विपक्ष भी इसमें शामिल है। दूसरा, संसाधनों की बर्बादी भी होती है और उसके कोई खास अच्छे परिणाम विपक्ष को हासिल नहीं होते हैं। उसके पास वैसे ही सीमित संसाधन होते हैं और उनको वो अगर चुनाव में झोंक देता है तो जाहिर है कि वो और कमज़ोर होता है। फिर हार से नैतिक हानि होती है और जनता का विश्वास भी टूटता है। आप हारते हैं तो आप नैतिक रूप से ऐसा लगता है कि आपको जनता ने रिजेक्ट किया है, आपके इश्यूज़ को रिजेक्ट किया है, आप पर जनता का भरोसा नहीं है। और भरोसा उन पर है जो जीते हैं वो भले ही धांधली से जीते हों, भले ही रिश्वत खिला के जीते हों, भले ही कुछ तिकड़मे करके जीते हों, लेकिन उनकी जीत को एक तरह से अनैतिक जीत भी नैतिक हो जाती है और यहाँ आपकी नैतिक नुकसान होता है और जनता का भी विश्वास टूटता है। जैसे बहुत ऐसे मतदाता होते हैं, वो चाहते हैं जेन्युइनली कि विपक्षी दल जीतें। आखिरकार 37-38% वोट तो महागठबंधन को बिहार में भी मिले हैं, वो मामूली बात नहीं है। और आरजेडी सबसे वोटों के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी पार्टी रही, सबसे ज़्यादा वोट उसे मिले हैं। तो अगर वो देखती है जनता की बार बार हमारे वोट देने के बावजूद ये हार रहे हैं तो उसका भी भरोसा टूटने लगता है। फिर बहिष्कार के मुद्दे पर किस तरह से पक्ष और विपक्ष के तर्क हैं। ये अगर बहिष्कार किया जाता है चुनाव का तो ये एक अनैतिक प्रक्रिया के खिलाफ नैतिक प्रतिरोध है, नैतिक विरोध है। यानी एक अनैतिक ढंग से चुनाव करवाए जा रहे हैं और अगर आप उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो ये एक तरह का नैतिक प्रतिरोध है कि हम किसी भी ऐसे चुनाव में हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं जो गलत ढंग से आयोजित हो रहे हैं, जो फर्जी हैं, जिसमें तमाम तरह की तिकड़में आजमाई जा रही हैं। फिर दूसरा है, अगर आप बहिष्कार करते हैं तो सुधारों के लिए दबाव बनता है सत्तारूढ़ दल पर भी और ये पूरा मुद्दा देश भर में भी बनता है। लोगों में भी जागरूकता आती है कि आखिरकार विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो इसके कुछ ठोस जेन्युइन कारण होंगे और इसलिए एक माहौल बनता है और एक जागरूकता आती है और उसकी वजह से बहिष्कार करने से ये फ़ायदा हो सकता है। एक और फ़ायदा हो सकता है कि आप फर्जी जीत को अस्वीकार कर रहे हैं। इस तरह के चुनाव के फर्जी चुनाव से जो फर्जी जीत हासिल की जा रही है आप उसको खारिज कर रहे हैं कि हमें ये स्वीकार नहीं है। तो ये बहिष्कार करने के पक्ष में तर्क हैं। अब इसके विरोध में क्या तर्क है? विरोध में तर्क, जैसा मैंने अभी कहा कि सत्ता को आसान जीत हासिल हो सकती है, सत्ता आसानी से सारे चुनाव एक के बाद एक जीतती रहेगी, हर राज्य में, केंद्र में, हर जगह वही काबिज होगी, वही पार्टी का वन पार्टी रूल हो जाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो उनका खेल है वो शुरू हो जाएगा। और अगर एक पार्टी का शासन सब जगह हो जाता है तो ये मान लीजिए कि ये लोकतंत्र का अंत है, लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की कॉफिन में आखिरी कील साबित होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। फिर वोटरों का अधिकार छिनता है, ये भी इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि मतदाताओं को चॉइस मिलनी चाहिए। मतदाताओं का ये हक है कि उन्हें विकल्प मिले, वो केवल एक ही पार्टी को वोट देने के लिए बाध्य न हो या एक पार्टी ही चुनाव लड़ रही है और वो वोट न दे पाए, ये भी उनके अधिकारों का हनन है। तो ये इसके खिलाफ दिया जाता है। और ये भी हम जानते हैं कि कई बार जो बहिष्कार किया जाता है उससे बहुत सारे जो दल होते हैं उनमें इतना नैतिक शक्ति नहीं होती है या वो इतने नैतिकवान नहीं होते हैं कि वो बहिष्कार की परवाह करते हैं। उन्हें लोकतंत्र की भी परवाह नहीं है, उन्हें संविधान की भी परवाह नहीं, वो बहिष्कार की भी परवाह नहीं करेंगे क्योंकि वो तो जब चुनाव प्रणाली का ही हरण कर ले रहे हैं तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि इससे होता है कि नहीं होता है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। चुनाव जो है, जो आम लोग जो विशेषज्ञ मानते हैं
वो लोकतंत्र की निरंतरता और जनता की आवाज़ होते हैं। चुनाव के ज़रिए जनता अपनी वाणी को प्रकट करती है, अपने फैसले को दिखाती है, और चुनाव के दौरान जो विभिन्न पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्ष ही क्यों ना हो, वो तमाम तरह के मुद्दे उठा सकता है, उनको लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर बहिष्कार कर लेता है तो विपक्ष खुद अलग थलग हो जाता है, और चुनाव मैदान के ज़रिए जो जनता के साथ सीधा संवाद होता है वो नहीं हो पाता है। तो एक माध्यम रहता है इससे कि जनता से आप संवाद कर सकते हैं। दूसरा है जीतने का संभावित अवसर और रणनीतिक लाभ। अब ये एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है कि आपको जीतने का कोई एक अवसर मिल सकता है। अब एक अवसर अगर मिलने की संभावना खत्म हो जाए तब क्या है, लेकिन ये एक संभावना को लेकर ये धारणा चलती है कि बहिष्कार ना किया जाए, और अगर चुनाव जीत पाते हैं तो ये एक तरह से रणनीतिक लाभ होता है, और चुनाव लड़कर विपक्ष अपने गठबंधन को और भी मजबूत कर सकता है, स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर सकता है, और इसका लाभ उसे लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स में मिल सकता है। और ईसीआई पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी दबाव बनेगा कि वो पारदर्शिता दिखाएं। बहिष्कार से सत्ता को फायदा होगा, बहिष्कार होगा चूंकि उम्मीदवार नहीं होंगे, निर्विरोध चुने जाएंगे सत्तारूढ़ दल के नेता, और विपक्ष की जो अप्रासंगिकता है वो प्रासंगिकता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सदन में भी वो अनुपस्थित रहेगा, चाहे वो संसद हो, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद, वहाँ से विपक्ष का सफाया हो जाएगा और सरकार निरंकुश हो जाएंगी और वो अपनी मनमानी कर सकती हैं। अब बहिष्कार के पक्ष में थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अगर ईसीआई पक्षपाती है तो चुनाव लड़ना मतलब चोरी को मान्यता देना है। आप उसी व्यवस्था में अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो आप एक तरह से उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, जो कि नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है वो करप्ट कर दिया गया है, पूरा पक्षपातपूर्ण है। और ये राहुल गांधी ने ऐसे कई प्रेजेंटेशन दे के बता दिया है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में किस किस तरह से धांधली चुनाव आयोग ने करवाई है। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उसको वैधता तो नहीं मिल जाएगी, उसको मान्यता तो नहीं मिल जाएगी, क्योंकि फिर जनता की निगाह में तो यही है कि ठीक हो रहे हैं चुनाव। सब हर एक व्यक्ति, मतदाता के पास तो ये बात पहुंचती भी नहीं है। संसाधनों की बर्बादी की बात मैं कर चुका हूं कि बीजेपी जैसे जितने साधन संसाधन विपक्ष के पास नहीं है, वो 10, 15, 20, 50 हज़ार करोड़ खर्च कर सकती है, क्योंकि उसके पास तमाम कारपोरेट की शक्तियां हैं, और विपक्ष को कोई चंदा देने का जोखिम उठाना ही नहीं चाहता है, और देता भी है तो अगर बीजेपी को 1000 करोड़ दे रहा है तो कांग्रेस को वो 10 करोड़ देगा। इस तरह का अनुपात बनता है। तो इस पूरे खेल में जिसमें धन बल बहुत महत्वपूर्ण है, उस धन बल की लड़ाई में जहां आप भी सत्ता के साथ टिक ही नहीं सकते हो सामने, तो फिर उसके मुकाबला कैसे करेंगे, उसमें आपकी हार तय हो जाती है, और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है ये बड़ी ही पेचीदा है, ये एक धर्म संकट है। आप पूरी तरह से ना तो ये कह सकते हैं कि चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए, क्योंकि उसके अपने नुकसान हैं, उससे लोकतंत्र भी कमज़ोर होगा, लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया ही लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, अगर उसमें आप भागीदारी करते हैं तो फिर आप भी लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली एक कड़ी बन जाते हैं, आप भी उसी खेल के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो ये बहुत टेढ़ा मामला है, पेचीदा मामला है, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन एक फैसला आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। आज बिहार का चुनाव विपक्ष ने गंवा दिया है, इसके पहले महाराष्ट्र का हारा, हरियाणा का चुनाव हारा, उसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हारे, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह के इरादे प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी ने दिखाए हैं कि वो बंगाल को भी इसी तर्ज पर
जीतना चाहते हैं उसको भी छीन लेना चाहते हैं। तो बंगाल, असम, तमिलनाडु में शायद उनकी नहीं चल पाएगी, केरल में नहीं चल पाएगी, पुडुचेरी में नहीं चल पाएगी, इसलिए वहाँ पर अभी वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे और वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं वो चुनाव निकाल सकते हैं, वहाँ बीजेपी की उपस्थिति उतनी नहीं है। लेकिन बाकी जगहों पर फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव है, वहाँ भी अगर इसी तरह का खेल होता है तो कब तक विपक्ष इन चुनाव में हिस्सेदारी करेगा और हारता रहेगा। अगर एक के बाद ये चुनाव हारते गए तो क्या चुनाव लड़ने का कोई सेंस रह जाएगा, या ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, या क्या ये भी एक उपाय नहीं हो सकता है कि कुछ चुनाव का बहिष्कार करके चुनाव के दौरान प्रचार करें, पार्टियां चुनाव न लड़े लेकिन चुनाव के दौरान प्रचार करें और चुनाव के आगे पीछे प्रचार करें, सड़कों पर उतरें, पूरे देश भर में माहौल बनाएं इस पूरे फर्जी चुनाव प्रणाली को लेकर और जनता का विश्वास अर्जित करें। चुनाव प्रणाली में बदलाव ये उसके एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए और जब तक अपेक्षित बदलाव नहीं होते हैं तब तक चुनाव से खुद को डिटेच कर लेना, उसमें उस तरह की कैंडिडेट ना खड़े करना और ये एक आजमाइश कर लेना कि इसका कितना दबाव बनता है चुनाव आयोग पर, कितना सरकारों पर बनता है, कितनी पार्टियों पर बनता है और कितना जनता इससे जागृत होती है। ये एक एक्सपेरिमेंट तो किया ही जा सकता है और किया जाना चाहिए। अगर बंगाल के चुनाव को और देखना चाहते हैं, बंगाल, असम, तमिलनाडु के चुनाव के नतीजों का और इंतज़ार करना चाहता है विपक्ष तो कर सकता है, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन उसे किसी एक मोड़ पर ये फैसला तो करना ही पड़ेगा कि चुनाव प्रणाली में हिस्सेदारी करनी है या बहिष्कार करके दबाव बनाकर चुनाव प्रणाली को बदलवाना है, उसको सुधरवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।